हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। हम लोग जानेंगे कि चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कराया जा सकता है एंड हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एंड इनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए इस लेक्चर को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। सो एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसके अंदर काफ़ी सारे अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है एंड हमें उन सारे अमाउंट ऑफ चार्जेस के बीच में कुछ पर्टिकुलर चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स को निकालना है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। अब हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। इट स्टेट दैट द टोटल फोर्स on a particular charge due to number of other charges to the vector sum of all the forces on that charge means एक particular charge पर लगने वाला फोर्स बाकी सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। मीन्स उस बॉडी में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उनके द्वारा जो फोर्स उस पर्टिकुलर चार्ज पर लगेगा वो चार्ज उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम रहने वाला है। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है Q1। अब Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 के द्वारा भी लगेगा, Q3 से लगेगा, Q4 से लगेगा, Q5 से लगेगा एंड Q6 से भी एग्जर्ट होगा। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है ये इन सारे फोर्सेस का मिक्स करके लग रहा है, इसलिए Q1 पर लगने वाला फोर्स इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ही रहेगा एंड यही डेफिनेशन होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। बट यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यही है कि ईच इंडिविजुअल फोर्स इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मीन्स कोई भी चार्ज जैसे Q2 है, Q2 को Q1 पर जितना फोर्स लगाना है वो उतना ही फोर्स लगाएगा। ये कोई मैटर नहीं करता है कि उसके आसपास में कितने और चार्जेस प्रेजेंट हैं। जैसे मान लीजिए Q2 के आसपास में और 7 अलग अलग टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं, मगर ऐसे सिचुएशन में Q2 Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स उसे लगाना है, ना उससे ज़्यादा लगाएगा एंड ना ही उससे कम लगाएगा। इसलिए बाकी सारे चार्जेस से कोई भी पार्टिकुलर चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। ये मैटर नहीं करता आसपास में कितने हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। मीन्स अगर हमें किसी भी कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम किन किन मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करके एक कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूअसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू dq बाई dl, जहाँ पर q हमारा चार्ज होता है एंड l हमारा होता है लेंथ। क्योंकि यहाँ पर जो q होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे लेंथ के, क्योंकि हमें नाम से समझ में आ रहा है लीनियर मीन्स जो चार्ज होता है वो एक लीनियर पाथ के अंदर ट्रैवल करता है, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हो। इसलिए चार्ज हमेशा लेंथ के प्रोपोर्शनल रहता है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल रहता है। क्लियर है। अब इसका सेकंड टाइप होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। इससे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है dq बाई dA। यहाँ पर जो चार्ज रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया के, क्योंकि यहाँ पर सरफेस से हमें ये समझ में आ रहा है
कि अब जो चार्ज है वो किसी पर्टिकुलर सरफेस के अंदर ट्रैवल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसलिए इस सिचुएशन में जो चार्जेस रहते हैं वो एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। क्लियर है। अब थर्ड टाइप होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिससे हम लोग रो से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है dq/dv, जहाँ पर q हमारा चार्ज है आप जानते हैं एंड v हमारा वॉल्यूम होता है। यहाँ पर जो चार्ज रहता है वो एक वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड होते रहता है एंड चार्ज वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, क्योंकि चार्ज एक गिवन वॉल्यूम, एक गिवन स्फीयर के वॉल्यूम में या फिर स्क्वायर के वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए चार्ज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आखिर होते क्या हैं। सो इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच another चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स ये एक रीजन रहता है किसी भी हाईली चार्ज बॉडी के अराउंड, जहाँ पर अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी उस रीजन के अंदर आ जाता है सो उस चार्ज बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है एंड उसे हाई लेवल का फोर्स धक्का दे देता है उस रीजन से बाहर। अब द चार्ज कैपिटल Q विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। जो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उससे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं एंड उसे हम लोग सोर्स चार्ज करते हैं। बट वहीं पर द चार्ज स्मॉल q विच एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स बाय द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। मीन्स जिस छोटे चार्ज पर वो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उससे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं बाय द सोर्स चार्ज। मीन्स सोर्स चार्ज से जिस स्मॉल q पर, जिस स्मॉल चार्ज पर वो फोर्स एग्जर्ट होता है उससे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्जेस तो दोनों हैं, सो एक चार्ज सोर्स चार्ज कैसे है एंड एक चार्ज टेस्ट चार्ज कैसे बनता है। मीन्स एक चार्ज किस तरीके से अपने आसपास, अपने एक रीजन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पाता है, बट वहीं पर एक चार्ज नहीं कर पाता है। सो लेट अस सपोज अ स्मॉल चार्ज q which is electric field of the cube which is experience of force and the force is equal to Fr equals to QER। मीन्स अगर हम लोग मान लेते हैं एक छोटा सा चार्ज है सो उस चार्ज के अंदर इतना पावर नहीं है जो वो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए, वहीं पर एक बड़ा चार्ज है जिसके पास हाईली चार्ज है एंड वो अपना खुद का फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, उसके अंदर ये पावर होता है। अब हम मान लेते हैं एक छोटा चार्ज है एंड एक बड़ा चार्ज है जो कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब वो छोटा चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आता है, तो उससे हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से उसमें लगने वाला फोर्स हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Fr इक्वल्स टू QER। अब यहाँ पर F हमारा फोर्स है, Q हमारा टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है एंड E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि उस सोर्स चार्ज के अराउंड मूव कर रहा है रेगुलरली, कंटिन्यूसली। अब बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। सो दे आर द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब किसी भी चार्ज के आसपास, उसके रीजन के अंदर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे जानने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी सर्कुलर लाइनिंग का यूज़ किया है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। एंड जिस चार्ज के आसपास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होते हैं वो चार्ज उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा रीजन में ट्रैवल कर सकता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी आउटवर्ड इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के अंदर ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, बट इन नेगेटिव चार्ज दे आर इन
इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहते हैं वो इनवर्ड रहते हैं, मीन्स उस सोर्स चार्ज के सामने रहते हैं, उससे अंदर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अब व्हेन वी पुट टू पॉजिटिव चार्जेस टुगेदर देन द पैटर्न विल बी। जब हम कुछ दो पॉजिटिव चार्ज मीन्स दो लाइक चार्जेस को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव नेचर शो कर रहे हैं एंड उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रहे हैं वो कुछ इस टाइप से बन रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपने आप को रिपल्स कर रहे हैं एक दूसरे से एंड अपने आप को एक दूसरे से टच होने से बचा रहे हैं, उन दोनों को रिपल्स कर रहे हैं, अपने से दूर फेंक रहे हैं। अब वहीं पर जब हम एक नेगेटिव चार्ज एंड एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स दो अनलाइक चार्जेस को अपने आमने सामने रखते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एमिट होती है एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर जाकर के खत्म हो जाती है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज से वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसती है एंड यहाँ पर आपको यही देखने को मिल रहा है क्या नेगेटिव चार्ज से निकल रही है एंड पॉजिटिव चार्ज के अंदर घुस रही है। मीन्स ये दोनों अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी यही हमें शो कर रही है कि ये दोनों एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे वो लाइक चार्जेस के हो या फिर अनलाइक चार्जेस को हो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलता है? तो अगर वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो अगर हम वहाँ पर कोई मैग्नेटिक कंपास रखते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो मैग्नेटिक कंपास एक टाइम पर ही दो अलग अलग डायरेक्शंस को शो करने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चला है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज, वो लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्ज, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। वो अपने कंडक्टर के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, हमेशा उन्हीं के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चार्ज। मीन्स चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। इसलिए फील्ड लाइंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है उस चार्ज के नंबर से, उस चार्ज की वैल्यू से। फील्ड लाइंस कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यूरिंग अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। तब भी अनलाइक चार्जेस के आपस में कॉन्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन होता है, तब ये फील्ड लाइन भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं। बट जब भी दो लाइक चार्जेस को एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो दे एक्सर्ट प्रेशर ड्यूरिंग रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, तब ये रिपल्सिव नेचर शो करती है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल्स भी करती है, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा भी था। अब बात कर लेते हैं इसके और कुछ प्रॉपर्टीज की। सो द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो इज नोन एज द न्यूट्रल पॉइंट। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज टोटली न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब अगर दोनों चार्जेस इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट उन दोनों चार्जेस की बीच में रहेगा, बिल्कुल मिडल में रहेगा। बट अगर उन दोनों चार्जेस की वैल्यू अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है, तो ये चार्जेस ए मिडल पॉइंट जो न्यूट्रल पॉइंट रहता है वो स्मॉलर चार्ज के सामने में ही रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से बिल्कुल सट जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं एंड उनके बीच में कोई भी जगह नहीं बचती है और ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए, सो उस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं। बट अगर चार्जेस सिमिलर नहीं रहते हैं, जैसे कि ए चार्ज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है बी चार्ज से, तब
जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा वो बी चार्जेस की तरफ ज़्यादा रहेगा एंड ई चार्ज से ज़्यादा दूर रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।